एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं आपके बीच चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आया हूँ। यह सीरीज़ आपके एमपी टेट, सी टेट दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए तो आज की सीरीज़ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, According to the theory of cognitive development, the concrete operational stage start at age dash। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश उम्र में शुरू होती है। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। यह मूर्त संक्रियात्मक, ये किसने दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज किसने दी है? पियाजे ने दी है। किसने दी है? पियाजे ने दी है। उन्होंने 4 स्टेज में इसके बारे में बात की है। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर, हिंदी में संवेदीय पेशी, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था के लिए होती है। इसकी दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था के लिए होती है। इसकी तीसरी स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। और इसकी आखिरी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 7। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस एज से स्टार्ट होती है? 7 से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? 12 तक चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वास्ट इन स्कोप? निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण रणनीति, टीचिंग टैक्टिक, शिक्षण युक्ति, टीचिंग टेक्निक, शिक्षण तकनीकी, और टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। चलिए तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ का स्कोप है। तो इसका आंसर क्या होगा? टीचिंग स्ट्रेटेजी। क्या होगा? टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी आप कभी भी कितना भी किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, अगर बिना प्लानिंग, बिना रणनीति के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सबसे फर्स्ट होगी किसी भी चीज़ में, और उसका क्षेत्र हमेशा एरिया क्या होगा? बड़ा होगा बाकी चीज़ों से। टीचिंग युक्ति, टीचिंग टेक्निक और टीचिंग मेथड, ये सब उसके अंदर पार्ट होंगे, पर जो स्ट्रेटेजी है वो तीनों को कवर करेगी। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। IEP इज द मेजर फॉर्म ऑफ डैश इंस्ट्रक्शन। IEP डैश अनुदेश का प्रमुख रूप है। पीयर ट्यूटरिंग, इंडिविजुअलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट। तो IEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड IEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। IEP का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। अब आपको टर्म से ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। IEP के फुल फॉर्म में क्या आ रहा है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो इंडिविजुअलाइज्ड आ रहा है तो आंसर क्या होगा? इंडिविजुअलाइज्ड, है ना। तो IEP इज द मेजर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। याद रखिएगा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, है ना। हिंदी में होता है IEP का फुल फॉर्म व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? दूसरा। What is the term used to denote the rules involved in putting a sentence together? वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? टेलीग्राफ, मॉर्फीम, सिंटैक्स, टेलीग्राफ, मॉर्फीम, रूपीम, सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड संरचना। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंटैक्स। हम बहुत सारे रूल्स को एक साथ रूल्स बनाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। बहुत सारे रूल्स के साथ क्या करते हैं? सेंटेंस क्रिएट करते हैं। उन सेंटेंस को एक साथ रख के क्या बनता है? सिंटैक्स बनता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? सिंटैक्स होगा।
बात करते हैं मॉर्फीन की। मॉर्फीन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, हिंदी में भाषा विशेष में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता भाषा विशेष में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फीन कहते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस को एक साथ अरेंज करके रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास सिंटैक्स कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। एक्स-रे रेडिएशन इज एट्रीब्यूटेड एज द मेन कॉज ऑफ डैश डिसऑर्डर। एक्सरे विकिरण को विकार के मुख्य कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसेफली। क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफली, है ना, हिंदी में लघु शीर्षता। अब माइक्रोसेफली क्या होता है? एक्सरे रेडिएशन कैसे अफेक्ट कर देता है? तो माइक्रोसेफली क्या होता है? एक्चुअली बच्चे के जो ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो अगर ज़्यादा एक्सरे हो जाए या कुछ भी एक्सरे का अगर रिएक्शन हो जाए तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जिससे कि उसको मीन्स ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाता है। एक तरीके से उसका जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो मतलब एक्चुअल कंडीशन ब्रेन भी छोटा होता है और कम हो जाता है। तो माइक्रोसेफली। चलिए, इसी तरीके से अगर अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो मेनोगोलिज्म को अपन एक नाम और डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है एबनॉर्मल। किस कारण से ये होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण होता है। मतलब कोशिका विभाजन अगर सही से नहीं होती है तो क्या हो जाता है? मेनोगोलिज्म, या आप हिंदी में बोल सकते, या फिर इसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, है ना। अब क्रिटिनिज्म डिसऑर्डर क्यों होता है? ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के ही कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइड्रोफेलस, ये भी एक तरीके से सर पे ही इफेक्ट होता है, पर ये एक्सरे के कारण नहीं होता है ना। तो एक्सरे का सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिसऑर्डर देता है, किसके कारण मेन कॉज होता है? माइक्रोसेफली में, है ना, लघु शीर्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन। मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ डैश स्टेट। प्रेरणा एक डैश स्थिति है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, है ना। क्या होगा? पहला ऑप्शन नहीं, फिजिकल हो। पहला ऑप्शन साइकोलॉजिकल, फिर फिजिकल, भौतिक क्या? फिजिकल से कोई मोटिवेशन को ज़रूरत पड़ती है? नहीं। नेचर से कुछ नहीं होगा, ब्रोकन। तो ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में गलत होंगे। मोटिवेशन मनोविज्ञान, अपने मानसिक स्थिति को अगर अच्छा रखना, अगर मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो हम हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो मानसिक स्थिति का रिलेशन और मानसिक स्थिति को मोटिवेट करेंगे। तो मेन स्टेट क्या होगी? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट, है ना। चलिए, कॉजेस फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर बर्थ, मलेरिया, क्लासरूम एनवायरनमेंट, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। अधिगम अक्षमता का कारण होता है समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल, विकास संबंधी समस्याएं। तो मेरे विकास संबंधी समस्याओं के कारण हमारी लर्निंग में डिसेबिलिटी आती है। अगर हमारी डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो ही हमको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। बाकी मलेरिया, प्रीमेच्योर बर्थ, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? हाईली पनेटिव, अत्यधिक दंडात्मक, रिगिड कठोर, डिमांडिंग ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की मांग, प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। चलिए, अधिनायकवादी, अथॉरिटेरियन, ये कैसे पेरेंटिंग होती है? ये ऐसी पेरेंटिंग होती है जिसमें मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। मीन्स कि उन्हें बच्चों के इमोशंस, बच्चों की फीलिंग से कुछ नहीं, जो वो चाहते हैं वो कराना चाहते हैं। मीन्स सत्तावादी टाइप की, है ना। तो हाईली पनिटिव, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो इस टाइप के पेरेंट्स क्या करेंगे? उन्हें बहुत ज़्यादा दंड देंगे। उन्हें इससे उनके इमोशंस, उनकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करेंगे? उन्हें उसकी गलती के लिए उसे सज़ा देंगे, उन्हें प्रेशराइज करेंगे, है ना।
चलिए दूसरा, रिगेट बहुत ही कठोर होते हैं, है ना। डिमांडिंग ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की मांग, वह आज्ञाकारिता की मांग करते हैं, वह चाहते हैं जैसा वो बोलते हैं वैसा तुम करो, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे। एंड प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर पनिशमेंट, तो ये तो कोई बात हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो इसके हिसाब से सही है, पर हमसे पूछा है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये वाला। क्यों नहीं है, सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर आपने गलती की है तो गलती की है, आपको सजा मिल के रहेगी, है ना। चलिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसका आंसर क्या होगा, इकोइक मेमोरी, प्रतिध्वनित स्मृति, है ना। तो इकोइक मेमोरी में कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होती है ना, और ये ऑडिटरी, हम ऑडियोटरी के फॉर्म में सुनते हैं या सुनते ही हैं, मीन्स ऑडियो के फॉर्म में सुनते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में चीज़ों को बहुत कम स्टोर कर पाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्टेज ऑफ प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्र जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है। सेकेंडरी सर्कुलर मोशन, गौणवृत्तीय अनुक्रिया, सेकेंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सहज गतिविधि, थर्ड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, और फोर्थ सीरिएशन क्रमबद्धता। तो बच्चे जो हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, 0 से 2 ईयर्स की अवस्था, जो सुनने से लेके 2 साल की अवस्था। तो इस उम्र में बच्चा क्रमबद्धता तो नहीं सीख पाता है ना, क्या नहीं सीख पाता, क्रमबद्धता। तो इसका ऑप्शन होगा सीरिएशन। चलिए अदर ऑप्शन भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन वो होते हैं जो कि आपको 4 से 8 महीने के बच्चों में मिलेंगे। वो क्या होता है, जैसे टॉय होता है, बच्चों के खिलौने होते, तो उसको खेल के उस मतलब जैसे वो अगर साउंड करता है टॉय, तो उसको शेक करते हैं तो साउंड करता है, तो उनको मज़ा आता है, मीन्स जब उसको हिलाते हैं टॉय को तो उससे उनको खुशी मिलती है ना। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है जैसे मिल्क की बॉटल है ना, तो मिल्क की बॉटल को अगर वो उनके माउथ के पास ले जाओगे तो वो अपनी एकदम से वो समझ जाएंगे और अपनी सर को उसी तरफ मूव करके उस मिल्क की बॉटल को क्या करने लगेंगे, शक करने लगेंगे, है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मीन्स उनको समझ में आ जाता है कि हाँ मिल्क की बॉटल है, या जो भी, मीन्स उसको अब स्ट्राइक टाइप का होता है कि हाँ कुछ मेरे माउथ में लगा है, तो उसको स्ट्रोक के फॉर्म में वो उसको शक करने लगते हैं, अपने मुंह को, अपने माउथ को उस तरफ मूव करके उस बॉटल को क्या करने लगते हैं, शक करने लगते हैं। फिर तीसरा है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है, बच्चे जब 0 से 4 मंथ के होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने हाथ को शक करते हैं, मीन्स अपने हाथ को बार बार अपने मुंह तक ले जाते हैं, तो शक करते हैं अपने हैंड्स को, तो इससे उनको क्या मिलती है, प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये क्या होती है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। बट इस क्वेश्चन का में क्या पूछा आपसे, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ सब स्टेज ऑफ प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये तीनों तो प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज का पार्ट है, तो कौन सी चीज़ नहीं है, सेरिएशन, क्रमबद्धता उनमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आज मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है वेट, वजन, सेकेंड ऑप्शन है साइट, दृष्टि, थर्ड ऑप्शन है हेयर, बाल, फोर्थ ऑप्शन है टीथ, दांत। तो इस ऑप्शन का जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।